कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपकी मंच द सक्सेस मैन एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है दोस्तों। जो हमारा आज का डिस्कशन होगा वो होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो संबंधित है प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से। तो इससे पहले भी हम लोगों ने जो परसों डिस्कशन किया था वो क्लास जो थी वो भी आपकी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित थी। आज का जो एपिसोड है दोस्तों, आज का भी जो सेशन है, आज का भी जो सेगमेंट है वो भी संबंधित है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से। दोस्तों फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर और MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन अवेलेबल हैं और सभी सब्जेक्ट को अच्छे से उसमें MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। और कुछ टॉपिकों का, कुछ सब्जेक्ट का आपको ब्रीफ डिस्कशन भी मिलेगा दोस्तों, जो कि हमने अभी लक्ष्य बैच के अंतर्गत शुरू किया है। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। द सक्सेस मैन एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन टॉपिकों को, जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े दोस्तों। जितना आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे वो काफ़ी अच्छा होगा प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों या कथन सही नहीं है। आपको क्या बताना है कि निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। सी है, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। चौथा है, यह एक अखिल भारतीय संस्था है। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। दूसरा है, इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। सी जो है वो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। जो आपका डी है, यह एक अखिल भारतीय संस्था है। दोस्तों फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में जो कथन सही नहीं है वो है आपका, इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। जबकि जो निर्वाचन आयोग है वो एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका जो उल्लेख किया गया है प्यारे दोस्तों वो अनुच्छेद 324 में किया गया है और यह एक अखिल भारतीय संस्था है। तो इसका जो उत्तर होगा कि निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। यही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं। प्रश्न क्या है कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए निर्वाचन आयोग की तो इसका उल्लेख किया गया है एक्ट 324 में, और इसमें जो कुल पदाधिकारी होते हैं प्यारे दोस्तों वो होते हैं 3। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें 2 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों, बस समझ आ रही है, और एक मुख्य आयुक्त होते हैं। तो उसमें मिलाकर के कुल 3 मुख्य पदाधिकारी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कानून मंत्री। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री। दोस्तों अगर बात की जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। दूसरा कह रहा है कि चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं। तीसरा है राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। और चौथा आपका क्या कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास जो शक्तियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। दूसरा कह रहा है जो मुख्य चुनाव आयुक्त के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो उच्च न्यायालयों के जज के समान होते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि जो राज्यपाल जो होता है वो निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति करता है। चौथा है निर्वाचन आयुक्तों की जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो फटाफट से उसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि मुख्य निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो निर्वाचन आयोग का नहीं है। पहला लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। दूसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तीसरा किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। और चौथा है विधान परिषद के सदस्यों की निर्हता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना। तो निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। यही निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। प्रश्न क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। पहला है जैसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है। दूसरा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है। और तीसरा है लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके। चौथा है निम्न में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट से उत्तर दीजिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए जो सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए या जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए वो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इससे आपका जो उत्तर होगा वो होगा बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसी की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। प्रश्न क्या है प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। दोस्तों प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है। प्रश्न है किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है। पहला है विधानसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों लक्ष्य पेज के अंतर्गत हम कुछ सब्जेक्ट को पहले डिस्कशन करेंगे और उससे संबंधित फिर कुछ MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा सेगमेंट है दोस्तों। द सक्सेस फाइंड @ के लक्ष्य ही है आपकी सफलता। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। ये जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये आपके UPSC और UPPSC से संबंधित हैं।
तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। चलिए देखते हैं। तो निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? विधानसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत या फिर राष्ट्रपति? तो जिसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है वो है प्यारे दोस्तों ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है? प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग का सदस्य चुनने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है? पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना चाहिए, कम से कम 5 साल एक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। तीसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में ऐसी कोई भी अर्हता नहीं दी गई है। तो अब उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन डी भी दे रहा है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद चुनी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद चुनी जाती है? दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव। तो प्यारे दोस्तों दिल्ली एक ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जहां मंत्रिपरिषद चुनी जाती है। बात समझे दोस्तों, दिल्ली एक ऐसी केंद्र संघ शासित प्रदेश है जहां मंत्रिपरिषद चुनी जाती है। तो आपका ऑप्शन ए होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? आपको बताना है कि इन जो कारण 3 दिए गए हैं, इन 3 कारणों में से कौन सा कारण है जो ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? पहला है गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुँच। दूसरा है भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। तीसरा है गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। बस सुनिए, पहला है गरीबों और वंचितों को न्याय तक पहुंच। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया। और तीसरा है गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और अब नीचे दिए गए कोड का विकल्प चुनना है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए ग्राम न्यायालय की स्थापना के कारण की, तो गरीबों और वंचितों को न्याय तक पहुंच, ये भी सही है। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया, ये भी सही है। तीसरा है गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। तीनों ही कथन कौन से ऑप्शन पर दे रहा है, आइए देखते हैं, वही आपका उत्तर हो। प्यारे दोस्तों नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करते हुए ये ऑप्शन आपका डी पे दे रहा है, जो कि तीनों सही हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न वह है दोस्तों कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? यानी कि ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए। चौथा है उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है जो कि व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं होनी चाहिए एक राज्यपाल के रूप में? उत्तर देते रहिए दोस्तों। तो राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि राज्य चुनाव आयोग के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं? प्रश्न क्या है कि जो राज्य चुनाव आयोग के संबंध में राज्यपाल की कौन सी शक्तियाँ हैं या क्या शक्तियाँ हैं? पहला है वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है। दूसरा है वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल तय करता है। बस समझे, एक बार राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। तीसरा है वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एक बार फिर से देख लीजिए, वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है, तीसरा है वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की कौन सी शक्तियाँ हैं? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो
तो मैं दोस्तों अगर बात की जाए राज्य चुनाव आयोग के संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ, तो इसका जो उत्तर होगा प्यारे दोस्तों वो होगा वह राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के बीच आपसी विवाद। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार में आता है? संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या फिर राज्यों के बीच आपसी विवाद। दोस्तों बहुत ही अच्छा सेशन है। जितना ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतना जल्दी आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे। दोस्तों मेरे एमसीक्यू क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लाने का मकसद यही है दोस्तों कि जिससे आप ये जान सकें कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम टॉप ऑफ व्यू से और कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकें। दोस्तों आप ये भी जान पाएंगे किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जितनी अच्छी आपकी लगन होगी, जितने अच्छे आप टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़ने के लिए तो बड़ा समंदर पड़ा है, पर समंदर में से कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो सके। दोस्तों देखिए कुछ लोगों का सिलेक्शन जल्दी होता है, कुछ लोगों का सिलेक्शन देर में, क्योंकि वो सेलेक्टेड टॉपिक नहीं चुन पाते हैं। दोस्तों तो ऐसा टॉपिक चुनिए। ऐसे टॉपिक चुनने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर ज़रूर ध्यान दें। पढ़ना तो सभी है दोस्तों, पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको ज़रूर ध्यान दें जो सब्जेक्ट के अंदर का है, जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षण होगा, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? पहला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। तीसरा है भारतीय दंड संहिता और चौथा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1888। तो ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? ऑप्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, भारतीय दंड संहिता या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1888। दोस्तों ग्राम न्यायालय जिसके द्वारा निर्देशित होता है वो होगा प्यारे दोस्तों भारतीय दंड संहिता। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, पैसा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? प्रश्न क्या है? पैसा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1996, 1997, 1998 या फिर 1999? बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों। पैसा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो प्यारे दोस्तों 1996 की बात है जिसमें विस्तार अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? प्रश्न क्या है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, दूसरा है राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, तीसरा है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? दोस्तों अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा जिन प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है वो है औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर और दूसरा है राज्य शहर द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1954, 1950, 1945? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन, आज का सेगमेंट भी आपको पसंद आएगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर ऑन करें। तो स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना प्यारे दोस्तों 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? कलकत्ता, उड़ीसा, मद्रास, आंध्र प्रदेश। बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है दोस्तों। तो अगर बात की जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो ये जिस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? लेख 233 से 237, लेख 211 से 222, लेख 200 से 210, लेख 181 से 2000। दोस्तों ये जो लेख लिखा है ये अनुच्छेद है। तो लेख 233 से 237, लेख 211 से 222, लेख 200 से 210 या फिर लोग 181 से 200। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित किया गया है? दोस्तों जिस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित किया गया है वो है 233 से 237। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पे है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद है जो समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40। तो वह दोस्तों जो अनुच्छेद समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है तो वह अनुच्छेद 39A, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? पहला है अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति या फिर थुंगन समिति। अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति या फिर थुंगन समिति। तो दोस्तों अशोक मेहता समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अशोक मेहता समिति के अनुसार ही ऐसा था दोस्तों कि लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में अनिवार्य प्रावधान है? पहला है किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। तीसरा है ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना। तो नीचे दिया गया गुण से सही विकल्प का चयन करना है। तो फटाफट से पहले आप ये देखिए कि कौन सा कथन सही है। सही देखते हैं दोस्तों। तो किसी गाँव या गाँव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, ये सही है। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ये भी सही है। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना दोस्तों, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों कौन से कोड में दे रहा है? तो बी में दे रहा है कि पहला और दूसरा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है उसी के लिए गठित समिति द्वारा उनकी जाँच की जाती है। दूसरा है वे न्यायिक समीक्षा के अधीन है। और तीसरा वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों अगर परिसीमन आयोग के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं अगर उसकी बात करें तो दोस्तों ये जो आदेश होते हैं परिसीमन आयोग के वो अंतिम होते हैं और किसी भी अदालत में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण
राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है? 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2010 की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2012 की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2015 की सूचना का अधिकार अधिनियम। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है? तो 2005 की सूचना अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट जरूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।